मेरी शादी लिसा से कुछ 5 साल पहले हुई थी। कॉलेज के बाद ही हमारी पहली मुलाकात हुई थी। वह एक कैफ़े में काम किया करती थी, जहां मैं अक्सर अपने काम के बाद रुका करता था। मैं उससे पहली नज़र में ही प्रभावित हो गया था, परंतु मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे जाकर बात कर सकूं। कुछ दिनों बाद हमारी बोलचाल चालू हुई और उसके कुछ महीनों बाद ही मैंने उसे प्रपोज कर दिया। हमारी शादी एक शानदार पर छोटी सी थी, जहां फ्लोरिडा में हमारे कुछ दोस्त और परिवारजन मौजूद थे। उसके बाद से हमारे जीवन में जैसे खुशियों की बहार आ गई हो। मेरी बीवी की बहुत इच्छा थी कि वह एक कैफ़े खोले और इसके लिए हम लोगों ने पैसे झूटना शुरू कर दिया था। इसी की वजह से हमने बच्चा ना करने का फैसला लिया। करीब 2 साल बाद हमने पर्याप्त पैसे इकट्ठे कर लिए थे, जिसकी मदद से हमने एक खाली पड़े हुए मकान को ठीक कराया। जहां लीसा ने अपना कैफ़े खोला, उसे ठीक करने में हमें करीबन 1 साल लगा। फिर इसके खुलने के बाद धीरे धीरे उपकरण और फर्नीचर खरीदने में 1 और साल लग गया। इसे उठाने में कुछ समय लग गया, क्योंकि भले ही हम एक अच्छे स्थान पर थे, प्रवेश द्वार एक असुविधाजनक स्थान पर था और वहां कोई पार्किंग नहीं थी। लेकिन यह बात फैलते ही हम में आ गए। वहां पास में एक रेलवे स्टेशन है, इसलिए बहुत से लोग काम से पहले अपनी सुबह की कॉफी के लिए रुक रहे थे। जल्द ही हमें काम को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने पड़े। जब से मैं आईटी में काम करता था, तब से मेरी पत्नी ज्यादातर व्यवसाय चलाती थी, और अगर कैफे सफल नहीं होता तो हमें भी कुछ न कुछ करना पड़ता। हालांकि मैं हमेशा दोपहर में उसकी जांच करता था, क्योंकि वह अभी भी दुकान में रहती थी। दुकान बंद होने के 2 घंटे बाद तक सफाई और हिसाब किताब का काम करते। कभी कभी मैं उसकी मदद करता था और हम साथ में घर जाते थे। करीब 1.5 साल पहले तक चीजें बहुत अच्छी चल रही थीं। मैंने सोचा कि और लाभ अर्जित करने वाले कैफे के साथ लिसा और मैं एक परिवार की ओर काम करना शुरू कर सकते हैं। पहले तो वह थोड़ी उलझन में थी, इसलिए नहीं कि वह बच्चे नहीं चाहती थी। वह सिर्फ इस बात को लेकर परेशान थी कि क्या वह किसी और को कैफे का प्रभारी बनाने के लिए तैयार है। मैं समझ गया और उससे कहा कि उसे तुरंत निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, इस बारे में सोचने के लिए कि छुट्टी लेने के दौरान वह कैफे चलाने के लिए किस पर पर्याप्त भरोसा कर सकती है। खैर, 1 महीना बीत गया और उसने फिर कभी इसका जिक्र नहीं किया। इसलिए मैंने कैफे से घर की ड्राइव पर इसका उल्लेख करने का निर्णय लिया। वह वास्तव में सरतक हो गई और कहा कि मैं उसकी भावनाओं पर ध्यान नहीं कर रहा हूं। मैं जानता था कि कैफे खोलना उसका सपना था और मैं उसे गर्भवती रखकर इसे खत्म करना चाहता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूं कि कैफे उसके लिए कितना मायने रखता है और मैं इसे उससे बिल्कुल भी छीनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं समझौते की तलाश में था, लड़ाई की नहीं। मैंने कहा कि वह जो भी योजना लेकर आएगी, मैं उसके साथ चलूंगा, भले ही इसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़े, ताकि उसे कैफे में रहने के लिए अधिक समय मिल सके। यह एक ऐसी चीज है जिस पर मैंने बाद में गौर किया। मैं हमेशा समझौता करने को तैयार था, लेकिन लिसा कभी भी समझौता करने को तैयार नहीं थी। मैंने उसके सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, ज्यादा शिफ्ट और ओवरटाइम लिया, ताकि मैं उसके सपनों में पैसा लगा सकूं। कई बार मैं वास्तव में कुछ चाहता था, लेकिन मैंने इसके खिलाफ फैसला किया, क्योंकि मैं उसके लिए पैसे बचा रहा था। लेकिन वह बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहती थी। उस समय मुझे लगा कि उसे चिंता है कि गर्भावस्था की वजह से उसे कैफे जाना पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा था। इस समय मुझे कम से कम 2 प्रमोशन मिल चुके थे और मैं अच्छा पैसा कमा रहा था। मैं एक अच्छे डॉक्टर का खर्च उठा सकूं। मैंने उससे पूछा कि क्या वह जाकर मिलना चाहती है। यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की गई कि वह पर्याप्त रूप से फिट है। उसने मना कर दिया। मैंने बातचीत को फिर से बंद करने का फैसला किया, लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं तो मैं झूठ बोलूंगा। 1 हफ्ते बाद रात को डिनर पर उसने मुझसे कहा कि वह कोशिश करना चाहेगी। मैं बहुत खुश था। हमने तुरंत प्रयास शुरू कर किया। खैर, 4 महीनों के बाद ऐसा लग रहा था कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे थे, जिससे मुझे सच में बहुत टेंशन हुई। मैंने खुद की जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया, स्पर्म काउंट आदि। मेरा काम मुझे बेनिफिट पैकेज के हिस्से के रूप में प्रति वर्ष कुछ मुफ्त जांच देता है, इसलिए यह मुफ्त था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है, जिसका मतलब था कि मेरी पत्नी को बच्चा पैदा करने की समस्याएं हो सकती थीं। मुझे नहीं पता था कि यह बात उसके सामने कैसे लाऊं। मैं जानता था कि वह इसे गंभीर रूप में देखेगी
और मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि यह उसकी गलती थी। इसलिए जब हम रात को बिस्तर पर लेटे थे, मैंने खुद को दोष देने का रास्ता अपनाने की कोशिश की। मैंने उससे डॉक्टर के पास जाने की इच्छा जताई, भले ही मैं पहले ही ऐसा कर चुका था। उसने कहा कि उसे यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं था और कुछ लोगों को इसमें थोड़ा समय लगता है। मैंने उसकी बात मानने का फैसला किया। मैंने कुछ रिसर्च भी की और कहा कि इसमें कुछ जोड़ों को 1 साल तक का भी समय लग सकता है, इसलिए मैंने इसके बारे में शांत रखने का फैसला किया। मेरे दिमाग में अभी भी संदेह बना हुआ था, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लगभग 1 महीने तक चीज़ें ठीक रहीं, लेकिन एक दिन मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी पत्नी आमतौर पर मुझसे पहले घर से निकल जाती है, क्योंकि कैफ़े 6 बजे खुलता है। मैं तैयार हो जाता हूँ और कैफ़े में रुकने और काम से पहले उसे देखने के लिए जल्दी निकल जाता हूँ। मैं शेविंग कर रहा था और अपने दांत साफ कर रहा था। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपनी अंगूठी उतार देता हूँ, क्योंकि मुझे डर होता था कि कहीं मैं हाथ धोते समय मैं इसे खो ना दूं। जब मैं इसे वापस पहनने जाता हूँ तो मैं इसे उस स्थान पर नहीं देखता जहां मैंने इसे छोड़ा था और मैं तुरंत घबरा जाता हूँ। मैंने सोचा कि शायद मैंने अनजाने में इसे वहीं फेंक दिया है। मैंने सारा सामान जमीन पर फेंक दिया और नीचे मुझे बर्थ कंट्रोल की गोलियों का एक खाली कार्ड मिला। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं इस कार्ड को बेडरूम में ले जाता हूँ। मेरी अंगूठी वहीं बेडसाइड टेबल पर थी, लेकिन पहली बार मुझे इसे वापस रखने का मन नहीं हुआ। मैंने खाली कार्ड अपने काम के थैले में रख लिया और तैयार हो गया। कैफे तक की ड्राइव थकावट भरी थी। मेरा दिमाग बार बार उन कारणों पर विचार कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। शादी से पहले हमने बच्चों के बारे में चर्चा की थी और हम दोनों ने कहा था कि हम एक परिवार चाहते हैं। फिर भी मैं लिसा को संदेह की नज़रों से नहीं देखना चाहता था। जब मैं दुकान पर पहुंचा तो मैंने हमेशा की तरह उसका स्वागत किया और एक कॉफ़ी और एक मफ़िन लिया। मैंने उससे पूछा कि क्या हाल ही में घर पर कोई आया था। उसने नहीं कहा और सोचा कि मैंने क्यों पूछा। मैंने कहा कि मुझे अपनी कुछ नोटबुकें इधर उधर मिलीं, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं उन्हें रखना भूल गया हूं। उसके तुरंत बाद मैं चला गया, कार में बैठा और रोया। वह पूरा दिन बहुत दुखद था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने दवा का नाम ऑनलाइन देखा और यह प्रिस्क्रिप्शन बर्थ कंट्रोल था। फिर भी मैं अपनी पत्नी पर संदेह नहीं कर रहा था और सोचा कि शायद उसे कुछ अन्य चिकित्सीय समस्याएं हैं। मैंने उसे कैफे में देखने के लिए जल्दी काम छोड़ने का फैसला किया। याद है, मैंने कैसे कहा था कि कैफे के पास कोई पार्किंग नहीं है। जब मैं वहां गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे पास के कार्यालय परिसर में पार्क करना होगा और 2 मिनट की पैदल दूरी तय करनी होगी। खैर, जब मैं काम के बाद जाता हूं तो मुझे पार्क करने के लिए कैफे के पास से गाड़ी चलानी पड़ती है। खैर, जब मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने दुकान में उसके साथ एक लड़के को देखा। वे बस बातें कर रहे थे। मैंने मान लिया कि यह कोई रख रखाव करने वाला व्यक्ति था या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो डिलीवरी करने आया हो। और फिर उन्होंने चूमा। मुझे लगा कि मैं कार में अपना दोपहर का भोजन खो दूंगा। मैं बहुत घृणित था। मैं गाड़ी चलाता रहा और घर पहुंचने तक नहीं रुका। अब यह सब समझ में आया। अगर वह किसी अनजान आदमी के साथ गलत संबंध बना रही थी तो उसके गर्भवती होने का जोखिम हो सकता था, और क्या पता बच्चा मेरा नहीं होता। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने एक तलाश शुरू कर दी। मुझे यह जानने की जरूरत थी कि वह लड़का कौन था और वे कितने समय से एक दूसरे से मिल रहे थे। मुझे उस जगह में कुछ ऐसे लोग मिले जो तुरंत काम शुरू करने के लिए तैयार थे। मैंने कार्ड के माध्यम से भुगतान किया, उसे सारी आवश्यक जानकारी दी और चला गया। मुझे अपना दिमाग साफ करने के लिए समय चाहिए था, इसलिए मैं लंबी सैर पर चला गया। जब तक मैं वापस आया, लिसा घर पर थी। उसने पूछा कि मैं उस दोपहर दुकान पर क्यों नहीं आया। मैंने उससे कहा कि मैंने काम जल्दी छोड़ दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उसी समय उसका सामना करने पर विचार किया, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा डिटेक्टिव मुझे और अधिक सबूत दे, क्योंकि मैं तलाक के बारे में विचार कर रहा था। मैंने डिटेक्टिव से कहा कि उसके पास सबूत इकट्ठा करने के लिए 1 हफ्ते का समय है। उस दौरान मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ओवरटाइम काम करना होगा, क्योंकि हम कार्यस्थल पर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मुझे उससे झूठ बोलने का बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह जो कर रही थी वह बहुत बुरा था। 1 सप्ताह बीत जाता है और मेरे पास डिटेक्टिव अपने सभी सबूतों को मेरे पास कार्यस्थल पर छोड़ जाता है। ये सब देखने के बाद मैंने अगले कदम पर चर्चा करने के लिए तुरंत अपने वकील को बुलाया।
मैंने हर चीज़ की कॉपी बनाई और घर जाते समय उन्हें उनके कार्यालय में छोड़ दिया। जब लिसा अंदर आई, मैं रसोई में था। मैंने उससे कहा कि हमें बात करने की ज़रूरत है। वह पहले से ही घबराई हुई लग रही थी और उसने पूछा कि क्या यह फिर से बच्चे पैदा करने के बारे में है। मैंने अपना सिर हिलाया और उससे कहा कि मैं अब उसके साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। वह मेरी बात से चौंक गई और पूछा कि क्या हो रहा है। इसलिए मैंने अपने बैग से खाली बर्थ कंट्रोल मेडिसिन का कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। मैंने उसे बताया कि मुझे यह कहाँ और कैसे मिला। मैंने उससे कहा कि वह कोई बहाना बनाने की कोशिश भी न करे, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि कोई भी नहीं आया है। फिर मैंने उससे सीधे तौर पर पूछा कि क्या उसका कोई अफेयर चल रहा है। लिसा रोने लगी और बोली कि मैं उस पर हमला कर रहा हूं। मैं उसके आंसुओं के झांसे में नहीं आया। मुझे पता था कि वह हमेशा की तरह मुझे बुरा महसूस कराकर मुझे पीछे हटाने की कोशिश करेगी। मैंने उसे बताया कि मैंने उसे कैफे में एक लड़के को चूमते हुए देखा था और उसे वे तस्वीरें दिखाईं जो मेरे डिटेक्टिव ने ली थीं। उसने मुझ पर उसकी जासूसी करने का आरोप लगाया और कहा कि शादियां विश्वास पर टिकी होती हैं। मैं मानता हूं। मैंने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया और अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। मैंने उससे कहा कि उसे मुझ पर यह बात थोपने की अनुमति नहीं है। मैं हमारी पूरी शादी के दौरान उसके प्रति वफादार रहा। उसे मुझसे भरोसे के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं था। लिसा रोने लगी और मुझसे कहा कि यह सब सिर्फ एक गलती थी। यह लड़का जेसन हाई स्कूल का उसका पुराना दोस्त था, जो शहर में अपने माता पिता से मिलने आता था। वह कठिन समय से गुजर रहा था और उसे एक दोस्त की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि मामला कभी भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था। मैंने उससे पूछा कि वे एक दूसरे को कितने समय से देख रहे हैं। उसने कहा, कुछ ही महीने से। वह महीनों से उसके साथ सो रही थी। मैं अब उसकी ओर देख भी नहीं सकता था। मैं उस रात बेसमेंट में सोया और जब तक मेरे वकील ने तलाक के कागजात तैयार नहीं कर लिए, तब तक मुझे घर से बाहर रहने का बहाना मिल गया। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट था कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं जानता था यह एक कड़वा तलाक होने वाला था। इसलिए मैंने उसे बैठाया और कागजात दिए। वह किसी कारण से सदमे में लग रही थी। वह वहां बैठी और मेरी मांगों को पढ़ा। उनमें से एक यह थी कि हम कैफे बेचें और आय को विभाजित करें। उसने कहा कि वह ऐसा नहीं चाहती। मैंने उससे कहा कि उसके पास इसे रखने का एकमात्र तरीका यह है कि वह मुझे इसमें लगाया गया हर पैसा दे, सबसे आगे। और मैंने उस दुकान में बहुत सारा पैसा लगाया था, जैसे कि मैंने सभी मशीन और फर्नीचर सहित लागत का 75% भुगतान किया। मैंने यह सुनिश्चित करने में अपना दिल और आत्मा लगा दी कि उसका सपना पूरा हो, और उसने इसका इस्तेमाल मुझे धोखा देने के लिए किया। मैं अपना पैसा वापस चाहता था। मैंने यह बता दिया कि मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। मेरी शर्तें स्पष्ट थीं। जब से मैंने पहली बार उसका सामना किया था, तब से मैं बेसमेंट में सो रहा था, और अगर वह जवाबी कार्रवाई करने के बारे में सोचती तो मैंने अपना सारा सामान वहां रख देता और दरवाजे के लिए एक नया ताला लगा देता। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन कम से कम मुझे अब उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं थी। मैंने वास्तव में उन कर्मचारियों में से एक से संपर्क किया जिनसे मैं परिचित था और उससे पूछा कि क्या वह मेरी पत्नी की बेवफाई के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखने के बाद कुछ संदेह हुआ कि जेसन स्टोर में कितना आता था और मेरी पत्नी अन्य नियमित लोगों की तुलना में उस पर कितना ध्यान और देखभाल करती थी। वह कुछ भी नहीं कहना चाहता था और हमारा रिश्ता वास्तव में उसके काम का नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो वह की गलती नहीं कर सकता। वह सिर्फ अपनी नौकरी बरकरार रखना चाहता था। अगले हफ्ते मेरे वकील को एक वकील का फोन आया जो पक्के तौर पर लिसा की तरफ से एल डे डेडिहाने वाला था। उसे उसकी शर्तों की एक कॉपी मिली थी। अगर वह दुकान संभाले तो मेरे पास बाकी सब कुछ हो सकता है। मैं बर्थ कंट्रोल के बारे में सोचता था और मैंने तय कर लिया कि वह किसी भी चीज की हकदार नहीं है। मैंने अपने वकील से शर्तों को अस्वीकार करने के लिए कहा। तो हम कोर्ट जाएंगे। मैं अगले दिन ऑफिस से घर जा रहा था जब मुझे मेरी माँ का फोन आया। उसने पूछा कि क्या मैं आ सकता हूँ। वह पास में ही रहती है, इसलिए मुझे अपने रास्ते से बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। मेरी माँ अकेली रहती हैं और जब से मेरी शादी हुई है तब से अकेला ही थी। जब मैं कॉलेज में था तब पिताजी को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। माँ को अभी भी उनकी पेंशन मिलती है और घर का भुगतान हो जाता है,
लेकिन यह अभी भी हर महीने बिल और किराने का सामान भरने के लिए पूरा नहीं है, इसलिए जब भी संभव हो मैं योगदान देता हूँ। मेरी माँ पूरी जिंदगी घर पर ही रहीं, इसलिए उनके पास कभी कोई वास्तविक नौकरी या बचत नहीं थी। वह था जब तक मैं कॉलेज से पास नहीं हो गया और नौकरी पाने में सक्षम नहीं हो गया, तब तक यह कठिन था। लेकिन माँ ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए कि मुझे वह सब कुछ मिले जो मुझे चाहिए। मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। जब मैं उनके घर तक गया तो वह बरामदे पर इंतजार कर रही थी। मैं उसके साथ बैठा और उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि उसने तलाक के बारे में सुना है। मैंने उसे नहीं बताया था, इसलिए मुझे लगता है कि लिसा ने उसे फ़ोन किया होगा। मेरी माँ ने कहा कि वह इस बात से निराश हैं कि मैंने समाधान के रूप में तलाक लेने का निर्णय लिया। मैंने पूछा कि क्या वह लिसा की बेवफाई से उतनी ही निराश थी। उसने मुझे इतना रक्षात्मक होने से रोकने के लिए कहा कि वह किसी का पक्ष लेने की कोशिश नहीं कर रही थी और उसने सोचा कि लिसा ने जो किया वह घृणित था, लेकिन मुझे एक छोटी सी गलती के लिए अपनी शादी को खत्म कर देना चाहिए। मैंने आपा खो दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। यह कोई छोटी गलती नहीं थी। अगर यह सिर्फ एक रात का स्टैंड होता तो यह अलग होता। वह कई महीनों से तेजी और अपनी इच्छा से मुझे धोखा दे रही थी। वह जानती थी कि मैं परिवार शुरू करना चाहता था और वह यह सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर बर्थ कंट्रोल ले रही थी कि मैं ऐसा न कर सकूं। मैंने उसे सब कुछ दिया और उसने मेरे चेहरे पर थूक दिया। माँ ने मेरी बातों अपना सिर हिलाया और कहा कि उनके परिवार में वे अपनी शादियों के लिए लड़ते हैं। वे एक बाधा के बाद हार नहीं मानते। मैं केवल अपनी आंखें घुमा सकता था। मैं मेरी माँ के परिवार की ओर से बहुत से लोग कड़वी, प्रेमहीन, दयनीय शादियों में फंस गए थे क्योंकि वे अपनी भलाई के लिए बहुत अधिक पारंपरिक थे। वे तलाक में विश्वास नहीं करते थे, चाहे एक साथी दूसरे के प्रति कितना भी घृणित क्यों ना हो। जितना मैं अपने पिता से प्यार करता हूं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मुझे पता चले कि वह माँ को भी धोखा दे रहे थे या इसके विपरीत। उनमें से कुछ के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें लगातार धोखा दिया जा रहा है। कुछ पुरुषों के पास गुप्त परिवार हैं और वे सभी स्वयं को अत्यंत साफ सुथरे भगवान, चर्च जाने ईसाई ईसाई के रूप में चित्रित करते हैं। यह बेतुकी बातें हैं। मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। माँ मुझसे कह रही थी कि मदद लो, कपल्स थेरेपी के पास जाओ या बात करो और समाधान निकालो। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने लिसा से बात की तो उसे अपने किए पर पछतावा लग रहा था। वह तलाक नहीं चाहती थी। मैंने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। लिसा को केवल उस कैफे की परवाह थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं उसे अपने ऊपर से हटाने के लिए उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन मेरा लिसा को बंधन से हटाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर हम अदालत जाएंगे तो जज जो भी फैसला करेगा मैं उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं उसकी मांगों के आगे झुकने वाला नहीं था, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं। इस बार मैं अपना ध्यान रख रहा हूं। अपडेट 1। खैर, मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। पिछले सप्ताह मुझे मेरी माँ का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि उन्हें कंप्यूटर संबंधी समस्या हो रही है। ये एक नियमित घटना है। वह कंप्यूटर की जानकार नहीं है और लगभग केवल फेसबुक और ईमेल का उपयोग करना जानती है। हर कुछ महीनों में मुझे ढेर सारी पुरानी फाइलें और सामान साफ करने के लिए उनके घर जाना पड़ता है। वह फेसबुक से सभी प्रकार की तस्वीरें डाउनलोड करती है और उनके बारे में तब तक भूल जाती है जब तक कि कंप्यूटर पर मेमोरी बहुत कम न हो जाए और वह खत्म न होने लगे। मैं वहां जाता हूं और उन सभी मूर्खतापूर्ण तस्वीरों और सामान को हटाना शुरू करता हूं जो पिछले कुछ महीनों में जमा हो गए थे। एक बार जब मैं पर्याप्त मेमोरी खाली कर लेता हूं तो मैं यह पाता हूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जब मैंने वेब ब्राउज़र खोला तो उनका ईमेल आया और मैं उनकी और लिसा की मैसेज देखता हूं। मैं ताक झांक करने वालों में से नहीं हूं और अगर वे ईमेल 3 या 4 महीने पहले की भी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वह तलाक से पहले की बात थी। नहीं, लेकिन वह कुछ पिछले दिन के ही थे। अब मुझे बताओ कि मेरी माँ के पास उस महिला से इतनी बात करने का कोई कारण क्यों होगा जिसने उसके बेटे को धोखा दिया है। मैंने ईमेल खोला और स्क्रॉल करना शुरू किया। मैं उस समय पर वापस गया जब लिसा ने कहा कि उसने जेसन को देखना शुरू किया था। मैंने जो देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। लिसा ने मेरी माँ को बताया कि उसने गलती की है और एक पुराने दोस्त के साथ सोई है। उसे डर था कि मुझे पता चल जाएगा और उसने मेरी माँ से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। और तुम्हें पता है मेरी माँ ने क्या कहा?
यह कोई बड़ी बात नहीं थी। रिश्तों में लोगों के लिए भटकना बड़ी बात नहीं है। उन्होंने 1 या 2 बार पिता को धोखा देने की बात स्वीकार की, लेकिन यह ठीक था क्योंकि उन्हें कभी पता नहीं चला, और अगर पता भी चला तो उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा होता। उसे विश्वास था कि मैं लिसा को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने शादी में कितना इन्वेस्ट किया है। उन्होंने मेरी होने वाली पूर्व पत्नी से कहा कि इस संबंध को गुप्त रखा जाए और कभी भी किसी अन्य पुरुष को हमारे घर में न लाया जाए। मेरा खून खौल रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी अपनी माँ मुझे इस तरह धोखा देगी। मैंने कुछ और स्क्रॉल किया और जब मैंने उसे कागजात दिए थे तब का एक ईमेल मिला। वह व्याकुल लग रही थी और मेरी माँ से फिर से सलाह मांग रही थी क्योंकि मैं उससे कैफे लेने जा रहा था। मेरी माँ ने मुझसे कुछ समझदारी भरी बातें करने का वादा किया। उनकी पहली गलती यह मान लेना था कि मेरे पिता उन्हें कभी नहीं छोड़ डरते। मैं अपने पिता को जानता हूँ और वह एक पारिवारिक व्यक्ति थे, लेकिन वे मूर्खता बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर उन्हें पता चलता कि मेरी माँ धोखा दे रही है तो उन्होंने एकतरफा तलाक ले लिया होता और अपने सपनों को पूरा किया होता। परिवार ही वह चीज थी जो उन्हें जमीन से जोड़े रखती थी, लेकिन वह खराब शादी को अपने ऊपर बंधन में नहीं बंधने देते थे, और न ही मैं। इन ईमेल से मुझे यह भी पता चला कि लिसा मेरी माँ को हर महीने पैसे दे रही थी। मैं मानता हूं कि यह कैफे का पैसा था क्योंकि मैं हर महीने अपने जॉइंट अकाउंट की जांच करता था और वहां से कुछ भी गायब नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि यही उसकी प्रेरणा थी। उसने मेरे स्थान पर पैसे को चुना। मैंने ईमेल मैसेजेस डाउनलोड किए और इसे अपने वकील को भेजा। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह कोई ऐसी चीज है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह थोड़ा आखिरी समय है, लेकिन वह देखेंगे कि वह क्या कर सकते हैं। हमारी तलाक की कार्यवाही 2 सप्ताह में है और मैं इस बुरे सपने से मुक्त होने का और इंतजार नहीं कर सकता। अपडेट 2। काफी समय हो गया है, लेकिन मैं अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूं। तलाक की कार्यवाही कठिन थी, लेकिन जज ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। हमारा घर और कैफे बीच में ही बिक जाएंगे और बंट जाएंगे। मेरी पत्नी अदालत कक्ष में रोने लगी। जज ने कहा कि मेरे सब कुछ त्याग करने के बाद भी मुझे पूरी दुकान देने का उनका आधा ही मन था। यह सब फिर से सोचना कठिन था, लेकिन मुझे खुशी है कि यह खत्म हो गया। यदि लिसा वास्तव में दुकान चाहती है तो वह बाजार में आते ही इसे खरीद सकती है। हालांकि मुझे संदेह है कि वह ऐसा कर पाएगी क्योंकि उसे रहने के लिए कोई जगह और नई नौकरी ढूंढनी थी। जैसे ही फैसला सुनाया गया, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। मैंने 6 महीने के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, जब तक कि मैं अपने लिए कुछ छोटा नहीं ढूंढ लेता। अब जब यह सब खत्म हो गया है तो मैंने जो कुछ भी खोया है उसका भार आखिरकार मुझ पर आया। किसी भी चीज से ज्यादा मैं एक परिवार शुरू करना चाहता था और मुझे लगता है कि ऐसा होने का मेरा सपना टूट गया है। मैंने इन भावनाओं को दूर करने के लिए थेरेपी लेने का फैसला किया और उम्मीद है कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां दुनिया इतनी निराशाजनक न हो। जहां तक लिसा की बात है, मुझे नहीं पता था कि उसे क्या हुआ है। जज ने उसे दुकान बंद करने का आदेश दिया ताकि उसे बिक्री के लिए रखा जा सके। मैं पिछले सप्ताह वहां से गुजरा था और खिड़कियों पर अंधेरा था, इसलिए उसने कम से कम वही किया जो जज ने कहा था। मैंने सोचा, अगर वह दुकान खो देगी तो शायद मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मुझे उसके लिए अपमान के अलावा और कुछ महसूस नहीं हुआ। जब वह अदालत कक्ष में रोने लगी तो मैंने बस अपना सिर हिला दिया। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दया महसूस करना कठिन है जिसने मुझे इतनी गहरी चोट पहुंचाई है। इस सब में मेरे पिता के परिवार ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। वे बहुत सहायक रहे हैं। उनमें से कुछ ने मुझे अपने घर में एक कमरा भी देने की बात कही, जब तक कि मुझे कुछ पता नहीं चल गया। मैं अभी अकेले रहना पसंद करूंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर वे वास्तव में मदद करना चाहते हैं तो वे जिलों के माध्यम से देख सकते हैं और मुझे एक ऐसा घर ढूंढने में मदद कर सकते हैं जिसमें एक हाथ और एक पैर खर्च नहीं होगा। अपडेट 3। मुझे लगा कि मेरे तलाक को लेकर चल रहा ड्रामा अब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक चीज है जो मैं भूल गया। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके कारण इतनी हंगामा होगा। याद है कि कैसे मेरी माँ लिसा को उसकी मूर्खता में प्रोत्साहित कर रही थी। खैर, कार्यवाही के लगभग 1 महीने बाद मैंने उनसे संपर्क तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें वह पैसे नहीं भेजे जो मैं आमतौर पर हर महीने के अंत में भेजता हूं। इसलिए जब दिन बीत जाता है और उनके खाते में कोई नया पैसा नहीं होता है तो वह मुझे फोन करती है और मुझसे पूछती है कि क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने जो किया
उसके बाद मैंने उनसे नाता तोड़ दिया। वह यह पता लगाने जा रही है कि पिताजी की पेंशन का प्रबंध कैसे किया जाए, क्योंकि मैं अब और उनके साथ नहीं रहना चाहता और मैं उनके साथ बिना किसी संपर्क में आए रहने के लिए तैयार हूं। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ मेरे और मेरी शादी के बारे में सोच रही थी। वह नहीं चाहती थी कि मुझे कम उम्र में इतने कड़वे तलाक से गुजरना पड़े। उनके बहानों का इस समय मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वह लिसा से पूछ सकती है, क्योंकि वे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा कि जज द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद से उन्होंने लिसा से कुछ भी नहीं सुना है। उन्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी और वह क्रोधित हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका कोई भी भतीजा उनकी बहन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। मैंने उनसे कहा कि उन्हें उनसे मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वे बहुत अच्छे लड़के थे। वह मुझसे विनती करने लगी। मुझे लगता है कि चूंकि मतलबी होने से काम नहीं चलेगा। मैं उनका इकलौता बेटा था और वह मुझे भी खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन यह उनके बारे में नहीं था। मैंने उनसे कहा कि वह एक अच्छी इंसान नहीं है। एक अच्छे इंसान ने वह नहीं किया होता जो उन्होंने किया। मेरी अपनी माँ मेरी पत्नी को मुझे धोखा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उस बकवास ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। मुझे नहीं लगता था कि उन्हें समझ आया होगा कि मुझे कितना दुख हुआ। मैंने उनसे कहा कि वह मुझे दोबारा फ़ोन न करे और फ़ोन रख दिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले दिन मेरे फ़ोन पर मेरी माँ की ओर से परिवार के सदस्यों के संदेश आते हैं, जो यह जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। ज़ाहिरा तौर पर जो कुछ हुआ था उसके बारे में मेरी माँ गंदी और झूठी अफवाहें फैला रही थीं। उन्होंने उनसे कहा कि मैंने उनसे दूरी बना ली है क्योंकि वह बोझ बन जाएगी। मैंने उन सभी को ईमेल थ्रेड भेजा जिन्होंने संदेश भेजा था या कॉल किया था। अब उनमें से आधे मेरी तरफ हैं और आधे मेरी माँ की तरफ हैं। मुझे जन्मदिनों, शादियों और पारिवारिक बारबेक्यू से मैं अब इनवाइट नहीं किया जाता है और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मेरे परिवार का वह पक्ष एक तरफा है और मैं किसी भी तरह उनके आसपास नहीं रहना चाहता। मैं उन्हें सिर्फ अपनी माँ की वजह से सहन करता था। अब जब मैंने अपनी माँ से संपर्क नहीं रखा तो मुझे अब उनसे निपटने की कोई ज़रूरत नहीं है।